many books, plenty of material, what to read, what not to read. Who is going to solve this question? Let us put this in support and start our today's video. Hello guys, myself Patil Ritika and welcome to my channel Radiant Legal. अब देखो फर्स्ट ईयर यानी oh my gosh, a lot of excitement and a lot of tension too. सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है फर्स्ट ईयर में आके. फर्स्ट ईयर ऑफ एन लॉ कॉलेज इज़ अ बिट ऑफ ऐसा बता सकूँ ना मैं आपको कि थोड़ा टेंशन, थोड़ा होप्स, थोड़ा एक्सपेक्टेशन. और लॉ स्कूल यानी भाई अब तो वकील बन के ही बाहर निकलेंगे. वो ऐसा होता है, थोड़ा और प्लस प्लस हो जाता है, सबके साथ फ्रेंड्स होते हैं, सारे स्कूल फ्रेंड्स तो हाँ, ये सारी चीज़ तो है कि भाई सोसाइटी में एडवोकेट का टैग लगेगा नाम के आगे. तो बीइंग अ सीनियर आई लाइक टू जस्ट आस्क यू कि कैसा लग रहा है फर्स्ट ईयर में आके, क्या क्या प्रॉब्लम्स या फिर क्या क्या अच्छी बातें, गुड वाइब्स क्या क्या फेस कर रहे हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर में आके तो कैसे कैसी चीज़ें होती हैं. सबसे पहले तो अगर हम पेरेंट्स की बात करें, ठीक है, तो पेरेंट्स बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि कॉलेज में वकील बन के ही बाहर निकलेंगे, ऐसा वैसा. पर 12th तक मार्क्स देखे जाते थे, अब देखे जाएंगे CGPA, ठीक है. मार्क्स आपके पेरेंट्स देखते थे, CGPA आपको देखना है, आपको खुद को संभालना है, ठीक है. अब CGPA कैसे बढ़ाएंगे? 12th तक तो हमें पता था, सारा ठीक था. स्कूल में बचपन से हमें एग्जाम पैटर्न पता था, सिलेबस पता था, कैसे पढ़ाई करना है वो पता था, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स होती थी, नोट्स बुक मैडम जैसे नोट्स पढ़ाती थी ब्लैक बोर्ड पे, वैसे हम लिखते थे, वैसे सारा हमारा प्रोसीजर चलता था, ठीक है. दैट वाज द ओनली कल्चर. और हमें मतलब किसी ने समझाया भी नहीं था ना, हमें ऐसे पता चल गया था क्योंकि सब वैसे ही करते आ रहे थे. और 12th तक हमने तो बहुत सारे जूनियर्स से सुन रही थी कि दीदी बताओ ना कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, या फिर कैसे अच्छा गुड स्कोर करते हैं एग्जाम में. तो इसका सारा आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ. सो दिस इज़ योर सीनियर, वेलकम टू माई चैनल. और ऐसे ही देखते रहो और बहुत कुछ नया नया जानते रहो एंड दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लॉ स्कूल जर्नी. अब देखो, सबसे पहले स्टार्ट करूँ तो बीइंग ए सीनियर आई वांटेड टू हेल्प यू जेन्युइनली. और ऐसे ही लॉ स्कूल में सबसे पहले तो कॉलेज है, ठीक है, पर उससे हम कॉलेज नहीं कहेंगे, उसे हम लॉ स्कूल कहेंगे. लॉ स्कूल विथ अ स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म कल्चर, विथ स्ट्रिक्ट एवरीथिंग, मतलब जो भी होता है एवरीथिंग इज स्ट्रिक्ट इन इट्स ओन वे. अब देखो, लॉ स्कूल में जब पहले हम आते हैं तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन 12th तक ऐसी होती है कि आंसरेबल होते हैं ना सोसाइटी में कि क्या परसेंटेज आया आपके बच्चे का, पास हुआ या फेल हुआ. अब कॉलेज में उतना कोई पूछने वाला नहीं है, पर हम आंसरेबल किसको रहेंगे? जब एक इंटरव्यूअर 5 साल के बाद हमें क्वेश्चन करेगा, उसे हम आंसरेबल रहेंगे. इसीलिए हमें स्टार्टिंग से ही अच्छे वाले CGPA स्कोर यानी जो ग्रेड है वो मेंटेन करना रहेगा. इसके लिए वी हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है. अब पेरेंट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस उनके ऐसे रहेंगे कि बच्चा कैसे इंप्रूव कर रहा है कॉलेज में जाके, और बहुत सारी चीज़ें होंगी. हमारी भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कॉलेज के कल्चर से कि कॉलेज का कल्चर कैसा है, फ्रेंड्स कैसे बन रहे हैं. वैसे कॉलेज और कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं और जो हमारा पढ़ाई का फंडा है वो थोड़ा सिमिलर चलता है. क्यों? कैसे कि हमें दोनों से स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, पर जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे एक्सपेक्टेशंस टूटती जाती है. कीपिंग दिस अपार्ट, अब आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ कि कैसे पढ़ते हैं और लॉ कॉलेज में कैसे सब एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे सिलेबस होता है, कैसे मैम पढ़ाएंगी, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं. क्योंकि स्कूल में अब तक तो टेक्स्ट बुक्स थी, इसलिए स्कूल का कल्चर हमें पता था कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम देनी है, कैसे सब रहता है. अब हम कॉलेज में आए हैं इसलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो सबको रहता है कि कैसे पढ़ना रहेगा. इधर तो कोई टेक्स्ट बुक भी नहीं है तो कहाँ से रेफर करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंटली लॉ स्कूल में कैसे सर्वाइव करते हैं. सो दैट इज़ द मेन थिंग. अब देखो, इफ़ वी टॉक अबाउट एग्ज़ाम, ठीक है. अब सबसे पहले तो हमें लेक्चर्स लिए जाते हैं. हमारे लेक्चर्स होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे हमारे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, BA वालों को इंग्लिश होगा, BBA वालों को उनका पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट होगा, ऑलराइट. तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे और उसके अनुसार हमारे लेक्चर्स होते हैं. इकोनॉमिक्स होगा, फिर बैंकिंग, ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये सारे होते हैं, ठीक है. अब लेक्चर्स उसके अनुसार होंगे, तो पे अटेंशन इन योर लेक्चर्स टू, क्योंकि अटेंडेंस तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ साथ में लेक्चर्स जो होता है, जो कंडक्ट होता है, उसमें भी बहुत सारा हमें सीखने को मिलता है, ठीक है. और लेक्चर्स से अपार्ट अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स होते हैं, वो भी हम रेफर कर सकते हैं. कैसे अब इस चीज़ को कैसे पढ़ना है, और टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे इस चीज़ को रेफ़र करेंगे, ऑलराइट. तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करूँ सिलेबस की. सिलेबस जो हमारे पास है, सिलेबस जो हमें दिया गया है
सॉरी गाइस, आई मेस्ड अप। बहुत सारी चीज़ें। ओके गाइस, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो दैट इज़ विद द सिलेबस। ओके, सिलेबस से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि लॉ कॉलेज में जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको कोई बताएगा नहीं इतना ब्रॉड में, तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफली समझा देती हूँ कि कैसे आपको आपका स्टडी प्लान रखना है फॉर द एंटायर, मतलब थ्रू आउट 5 ईयर्स का कोर्स जितना भी आपका रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको एक सिलेबस की प्रिंट ले लेनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक प्रिंट ली है, वैसे आपको एक प्रिंट ले लेनी है। और मुझे भी ये प्रिंट नहीं मिल रही थी बहुत दिनों से, क्योंकि दिस इज़ अ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट सेमेस्टर की है, एंड आई हैव मेड इट फाइन फॉर यू। तो ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट्स है, तो सब्जेक्ट की एक लिस्ट बना लेना बुक पे, उसकी प्रिंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बुक पे लिस्ट बना लेना कि इतने इतने मेरे सब्जेक्ट है ऐसे। तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि गिन के 6 महीने ना, 6 महीने से भी कम समय मिलता है, तो इतने टाइम में मुझे इतने सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ऐसे करके आपका टारगेट एक सेट कर लेना, ठीक है। बाकी दूसरी जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम वाली चीज़ें हैं उनको भी अलग से टाइम हम देते ही है, पर टाइम टेबल वाइज इतना स्केड्यूल वाइज सेट कर लेना। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो एक बार पढ़ लेना कि कैसे मार्क्स आपके रखते हैं एक्सटर्नल में, इंटरनल में, और इंटरनल का तो कॉलेज में बताया होगा, एक्सटर्नल में कैसे मार्क्स रखते हैं जो कि सदर यूनिवर्सिटी से होता है। पर बीइंग एन ऑटोनॉमस कॉलेज, तो ऑटोनॉमस कॉलेज में अंदर ही एग्जाम होती है, कॉलेज के अंदर ही, तो कैसे उसमें मार्क सिस्टम रखी जाती है, तो वो सारे सिलेबस में होंगी, तो इसलिए हमें रिफर कर लेना होगा। ऐसे ही कमिंग टू आर टॉपिक, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों का होता है, बीए और बीबीए दोनों का सब्जेक्ट है, इसलिए विल स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले दिस इज यूनिट 1, दैट्स इज इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे आप यहाँ पे देख सको तो शायद, हाँ, ये 1.1 1.2 ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है। आप सिलेबस लोगे तो आपको ज़्यादा सिंपल रहेगा इसे प्रेफर करने में। तो ऐसे आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पे। तो टॉपिक्स में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि दैट इज़ हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। अब ऐसे अगर हम कोई भी टॉपिक उठाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो पढ़ने के लिए कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो उसमें से हम क्या पढ़ना चाहिए हमें, तो सबसे पहले तो आएगा इंट्रोडक्शन उसका, ठीक है। इंट्रोडक्शन मीनिंग, फिर उसका ऑथर कौन है अगर हो तो, डेफिनेशंस क्या है, फिर बाद में वो टॉपिक क्या कहना चाहता है उसका ब्रीफ, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे उसका नेचर पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, फिर उसके रीजंस पढ़ेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अगर हो तो वो पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, ऐसे इतने सारे, और उसके कितने कितने टाइप है, और फिर बाद में उसको एक रिलेवेंट एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन पहले देख लेना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, फिर उसे एग्जाम्पल्स ऐसे पढ़ना कि अगर मैं किसी के साथ मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में मुझे इन्वॉल्व होना है। अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैसे, शादी समझ लो, कोई शादी है तो शादी करनी है, ठीक है, रजिस्टर शादी करनी है। अब रजिस्टर शादी में कैसे होता है, दोनों का कंसेंट पूछते हैं कि आप अग्री तो हो ना एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए, किसी को फोर्स तो नहीं किया है ना। तो जब किसी को फोर्स ना किया हो तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि कोई एक पार्टनर अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके शादी तो नहीं कर रहा है ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो उसे एग्जाम्पल के साथ, ऐसे ही खुद के स्टोरी में एग्जाम्पल के साथ पढ़ना, उसके 2-3 केस लॉ रेफर कर लेना, ताकि आपके पास आपके लिए, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा ऐसे करके। और फिर ये पढ़ने के बाद ऐसे मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूँ तो यूज़ एआई, ठीक है। अब जैसे कि एआई का ज़माना चल रहा है तो हमें उसमें से फ़ायदा तो लेना ही है, ठीक है। हमारा जितना खुद का नॉलेज है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, हमारा नॉलेज तो हम इनकलकेट कर ही रहे हैं, हमें पता चल रहा है। पर स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट ऑफ द ईयर है, स्टार्ट ऑफ द सेमिस्टर है, वैसे हम अब थोड़ा सा एआई का यूज़ करके तो चैटजीपीटी में हम डाल देंगे कि फर्स्ट टॉपिक है, अगर 1.1 है, यूनिट 1 का 0.1 है, तो यूनिट 1 का 1.2, ऐसे जो पॉइंट्स है वो हम चैटजीपीटी पे डालेंगे। अगर इसका फर्स्ट जो लाइन 1.1 है दैट्स इज हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, तो ये आप चैटजीपीटी पे डालो, उसका पूरा कंसेप्ट समझ लो, वो क्या कहना चाहता है वो समझ लो, मतलब लिख तो आप ऐसे भी पाओगे। वो समझने के बाद एक एक करके सारा समझ लो टॉपिक, ऐसे भी कॉलेज में लेक्चर्स में समझाते ही है कि क्या क्या इसका मीनिंग होता है, और उसका डेफिनेशन देख लो एक बार, वो हो जाएगा। फिर दूसरा यूनिट आता है आपका वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स भी ऐसे ही करके पढ़ना है। इंटरनल में आपका सिर्फ 2 यूनिट आएंगे, एक्सटर्नल में आपके आएंगे 4 यूनिट, तो 2 यूनिट तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। ऐसे ही अगर यूनिट 2 की बात करें, वॉइड एग्रीमेंट्स में भी वॉइड एग्रीमेंट है, वो भी आप चैटजीपीटी पे डालो तो वो दिखा देगा। ऐसे ही करके फिर बहुत सारे यूट्यूब पे भी अच्छे वाले लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, वो भी आप रेफर कर सकते हो, या फिर कमेंट में बताना, मैं भी आपको हेल्प करूँगी उसके लिए। और फिर आगे वैसे ही यूनिट 3 है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और यूनिट 4 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ऐसे करके पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, तो वो इजी बन जाता है एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए। फिर बारी आती है कि दूसरे भी सब्जेक्ट वैसे ही आपको रेफर करने हैं, जैसे कि वी हैड, फिर आगे देखो तो मैं लॉ ऑफ क्राइम्स, यानी कि जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, शायद आपको इस बार भारतीय न्याय संहिता ना हो, बट वी हैड इट। आपको कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री है इस बार, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसे ही पढ़ना है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चला रही हूँ, ऐसे हो तो मैं उसका हिस्ट्री भी करवा दूँगी आपको ऑन योर डिमांड।
फिर बाद में इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स भी वैसे ही पढ़ना है, डेफिनेशन एंड मेथोडोलॉजी। एक्चुअली आई हैड वन मटेरियल, सो इसमें ना ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल था मेरे पास। सो दिस वाज प्रोवाइडेड टू मी बाय माय सीनियर। तो उसमें उसमें ना आपका पूरा सेल्स ऑफ गुड एक्ट और वो सारा हार्ड कॉपी में हो जाता है, और उसमें सारा इंट्रोडक्शन से लेके स्कोप आ जाता है, मीनिंग आ जाता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल, सारा इंक्लूडेड है उसमें। सो इफ़ यू लाइक आई विल एक्सप्लेन यू, अगर आप बताओ तो मुझे, आई श्योरली डेफिनेटली एक्सप्लेन यू। और ऐसे ही मेरे पास सारा मटेरियल है, सो आई इवन प्रोवाइड यू। और सिमिलरली कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो ऐसे ही सिलेबस के साथ साथ एक टॉपिक के साथ साथ फिर बीए की बात करूँ तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी इज़ वेरी इजी। आप अगर उसे इसके लिए ना ये सारा जो मटेरियल है वो आपको कॉलेज में से प्रोवाइड होगा। मैम आपको जब एग्जाम आएगी तब उससे पहले आपको एक एक मटेरियल यानी यूनिट वाइज प्रोवाइड करते होंगे अभी भी, और तभी भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट। पर आप इसकी हार्ड कॉपी प्रेफर करना, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। और ऐसे ही सोशियोलॉजी की अगर बात करूँ बीए की, तो उसके लिए सारा बहुत लेंदी होता है, वो हमें रिफ़र करना पड़ता है। पर अगर आप मीनिंग समझ लो ना एक बार, जैसे कि सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस, तो उसके साथ साथ दूसरे भी साइंसेस है, ठीक है, वो सारे साइंसेस एक बार देख लेना, वो साइंसेस क्या कहना चाहते हैं वो देख लेना। अब अगर मैं इससे अपार्ट, ये तो आपको पता चल गया होगा कि सिलेबस कैसे प्रेफर करना है। दूसरी बात अगर मैं एग्ज़ाम की करूँ तो इंटरनल एग्ज़ाम का पेपर है मेरे पास, आई शो इट टू यू। सो इंटरनल पेपर, ये इंटरनल पेपर है, दिस इज़ ऑफ इंग्लिश। और इंटरनल पेपर में ना कैसे होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन 1, उसके 2 ऑप्शंस होते हैं, और में आते हैं क्वेश्चन 1। और क्वेश्चन 1 में पूरा मतलब आपको पूरा डिफाइन करना है कि अब फॉर एग्जांपल इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में क्वेश्चन 1 ऐसा ही पूछेंगे कि पूरा जो एक चैप्टर है, एक यूनिट है, पूरा एक्सप्लेन करो ब्रीफली, उसका ऑथर क्या कहना चाहता है, या फिर ऑथर इसके द्वारा आपको क्या समझाना चाहता है, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना रहेगा इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। तो जितना भी आपने पढ़ा होगा, पूरा जितना भी आपको समझ आया होगा, सारा आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में क्वेश्चन 1 आपका 5 मार्क्स का रहता है, ऐसे 15 मार्क्स का पेपर होता है। और 15 मार्क्स के पेपर में 14-15 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें क्वेश्चन 1 ऐसे पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए, और उसमें आपको सबसे पहले तो ऑथर का नेम डिस्क्राइब करना है, ऑथर क्या कहना चाहते हैं वो डिस्क्राइब करना है, और फिर आपको सारा चालू करना है, जो भी समरी आप बता सकोगे उसके बारे में, वो सारा। और ये सब आपको नियरली आपको कंप्लीट करना है 5 पेजेस में, 5 to 7 पेजेस में। 7 पेजेस इज़ मोर प्रेफरेबल, ठीक है। 7 पेजेस का अगर आप कोई कंटेंट लिखते हो इंटरनल में स्पेशली, तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन टू में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से एनी 1 या 2 लिखना रहेगा आपको, वो शॉर्ट नोट जैसा होगा, या फिर आपको केस लॉ भी पूछ सकते हैं। और फिर इंग्लिश की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन 3 में ग्रामर रहेगा, चेंज द डिग्रीज एक्सेट्रा। और फिर दूसरा जो टॉपिक है वो रहेगा, या फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा। और फिर दूसरे पेपर की अगर मैं बात करूँ, दूसरे इंटरनल पेपर्स की, सो आई हैड वन पेपर ऑफ आई हैड वन पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 4 MCQs है। 4 MCQs के बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है वो केस लॉ है, जिसमें SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, और एयर इंडिया वर्सेस नारकेश मिर्ज़ा है। और क्वेश्चन 3 में आपको पूछा है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको 7 मार्क्स का है, और उसके लिए उतने पेजेस आपको फिल करने रहेंगे। मैं सजेस्ट करती हूँ कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसके लिए 14 पेज भर दो, ऐसे मतलब उसका डबल का इंटू 2 कर दो। फिर बाद में मेरे पास एक्सटर्नल का पेपर है। एक्सटर्नल का पेपर क्योंकि अभी ऑटोनॉमस कॉलेज हो गई है, तो उसका पेपर भी कॉलेज ही बनाती है। तो उसमें हमारे में जो SPU का है उसमें 70 मार्क्स का पेपर होता है। अब जो सिस्टम चेंज हुई है उसमें बहुत सारे MCQs है, तो आपको MCQs भी प्रिपेयर करने रहेंगे, जो आपको मैम प्रिपेयर कराएंगी मटेरियल में। और फिर बाद में सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आपको साथ साथ में केस लॉस भी प्रिपेयर करने हैं। केस लॉस विल बी प्रोवाइडेड यू बाय योर मैम, ओके। और ऐसे ही बस एट दी लास्ट बस इतना ही बताना चाहूँगी कि आपको मैंने इंटरनल के पेपर समझा दिए, एक्सटर्नल के समझा दिए, सिलेबस समझा दिया। और जब मेन सर्वाइव करने की बात आए ना, तो इतना ही करना कि जब आपकी एग्ज़ाम करीब आ रही हो तो लास्ट ईयर के पेपर रेफ़र कर लेना। आई नो इस साल सिलेबस में चेंज आया है थोड़ा, तो फिर आप एक काम करना कि जैसे आई नो इस बार थोड़ा सा चेंज आया है सिलेबस में, तो उसके हिसाब से लास्ट ईयर का जो सिलेबस था वो आप प्रेफर करना है। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे सब्जेक्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट हमें सेकंड ईयर में आया था, आपको फर्स्ट ईयर में है, हमें सेकंड ईयर में आया था। तो ऐसे करके आप हमारे एक्सटर्नल के पेपर भी रेफर कर सकते हो।
और इंटरनल के पेपर भी रेफर कर सकते हो। उसमें कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे, कौन सा आईएमपी है वो नहीं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है वो आप ज़रूर देख लेना, और वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और ऐसे ही दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल मैजिक ट्रिक मैं जो मैंने बताया कि एग्ज़ाम से पहले लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रेफ़र करके जाना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और आंसर राइटिंग की बात करें तो आंसर राइटिंग में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से चालू करो, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका एक पेज में हो जाना चाहिए, एक पेज में जो पहला पेज है उसमें इंट्रोडक्शन आ जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो सेकंड वाले पेज पे। फिर डेफिनेशंस इंक्लूड कर लो, फिर उसका मीनिंग इंक्लूड कर लो, फिर उसका जो भी समरी है वो सारा इंक्लूड कर लो, उसका स्कोप, उसका इम्पोर्टेंस, वो सारा इंक्लूड कर लो उसमें। और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना मत भूलना, ठीक है। और ऐसे मिला के अगर हम सारा इतना सारा लिखने जाए तो कम से कम हमारे 7-10 पेज तो भर ही जाते हैं, ऐसे ही भर जाएंगे। और फिर बाकी पीछे जो आपका कंटेंट जितना मार्क्स का हो आप लिखना चाहो तो वो आप खुद से लिख सकते हो आपका कंटेंट। उसमें फिर आप आपका केस लॉ या फिर कोई भी एग्जाम्पल इंक्लूड करना चाहो तो। और एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर नाम याद करके आप अपने हिसाब से नाम उसमें इंडल्ज कर सकते हो। ऐसे करके आपको आपका पूरा फर्स्ट ईयर निकालना है। फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशंस, टू एग्जामिनेशन कैसे देनी है उसका आपको पता चलेगा, उसका आपको पूरा फंडा पता चलेगा, और कैसे पढ़ना है वो भी पता चलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब पढ़ रहे हो तो एआई का यूज़ करना, और साथ साथ में यूट्यूब जो लेक्चर्स है वो भी अटेंड करना। और मैं भी आपको हेल्प करूँगी, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आस्क मी, आई विल हेल्प यू। और ऐसे ही प्रेफर करना ज़्यादा से ज़्यादा आपका हार्ड कॉपी वाला मटेरियल, सॉफ्ट कॉपी जो भी मैम भेजेंगी ग्रुप में, और ट्राई करना कि सारा मटेरियल जो है उससे आप एक बार तो गो थ्रू हो ही जाओ, मतलब एक बार सब पे से नज़र लगा ही लेना, ठीक है। और हार्ड वर्क करना, कंसिस्टेंसी रखना, और जितना भी है उस एग्जाम्पल के साथ समझना, उसे अच्छे से समझने की कोशिश करना रिलेटेड टू योर रियल लाइफ। और ऐसे ही मेक फ्रेंड्स एंड ग्रो इन योर लाइफ। और बाकी जो भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में रखना या फिर टेक्स्ट मी पर्सनली, आई हेल्प यू एनी टाइम। थैंक यू सो मच।